क्लास 11th केमिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और आज हम इसकी वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। 2 से 3 घंटे के अंदर पूरे का पूरा चैप्टर आपको सिंपल वे में समझ में आ जाएगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ में की है और जो नोट्स इस लेक्चर में हम लोग यूज करेंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। भारत पंचाल सर के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है या फिर आप वेबसाइट भी चेक कर सकते हो। chemistryguruji.com के नाम से वेबसाइट है। लिंक आपको दोनों के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ठीक है सर केमिस्ट्री पढ़ लेंगे बट केमिस्ट्री होती क्या चीज है? सिंपल सी बात, दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कोई भी मैटर, उसकी कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, एक मैटर के बारे में सब कुछ पढ़ देना। जैसे कि ये मैटर पकड़ लिया हमने, है ना, मैटर होता है ना कुछ भी, इसको पकड़ लिया। अब इसकी कंपोजिशन क्या है, ये किस किस से मिलके बना है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका कलर क्या है, ये सब बातें हम किस में करने वाले हैं, केमिस्ट्री में। या बहुत सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में केमिस्ट्री में हम लोग बात करते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री का फादर किसको कहा जाता है? एंटनी लेवोइजर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। ये देख लीजिए शक्ल भाई, सर बहुत बड़ी खोज की होगी उन्होंने, बिल्कुल बेसिक सी खोज की थी, आगे चैप्टर में आएगी भी। क्लास 11th में आप 10th में आप लोग या 9th में आप लोगों ने सुना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। भाई ने क्या बोला? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और केमिस्ट्री वाले बावले हो गए भाई, ओ भाई ने बहुत बड़ी बात कह दी, इंग्लिश बोल रहा भाई। तो बस इसी वजह से इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री मान लिया जाता है। अब बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं केमिस्ट्री की यार, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, बहुत सारी केमिस्ट्री होगी, है ना। और सारी सारी थोड़ी 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 हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले बात है कि सर केमिस्ट्री का फायदा क्या है, क्यों पढ़े हम केमिस्ट्री। पहली तो बात है, अभी तो मार्क्स के लिए पढ़नी है 11 12 में। दूसरा, जो इंसान की बेसिक नीड होती है, कौन सी होती है बेसिक नीड? रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। इन सब में केमिकल्स हैं, तो केमिस्ट्री यहाँ पर हेल्पफुल है। तो आप लिख सकते हो ना, सप्लाई ऑफ फूड, खाना जो है हमारा मतलब सारे का सारा केमिकल से बना हुआ है। बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन, जितनी भी हमारी दवाइयाँ हैं, है ना, हमारी हेल्थ के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं, जो जो हमारी हेल्थ बिगाड़ भी रही हैं, वो सब केमिकल्स हैं। इन्वायरमेंट को सेव करने में रोल प्ले करता है भाई, ये तो पता नहीं कौन सा इन्वायरमेंट सेव कर रहे हैं, केमिकल होंगे 2 4, बट मोस्टली केमिकल्स जो है केमिस्ट्री को हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ही कर रहे हैं। जैसे एप्लीकेशन इन वॉर, पुराने जमाने में ना मुक्के मुक्के की लड़ाई होती थी, ऐसे दुम दुम दुम, मरते थोड़ी थे बंदे, चोट चाट लग जाती होगी। अब तो मान के चलो एक बंदा है ना, बहुत फनी बंदा है वो, किम जोंग उन, उसका मूड खराब हो जाए, न्यूक्लियर बम डाल देगा, कर दिया काम। बहुत सारे बंदे ऐਵੇਂ ही बिना बात के सो रहे हैं, उठ गए, है ना। तो है यहाँ पर भी। और न्यूक्लियर एनर्जी, ये थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? जो यूरेनियम जैसे सब्सटेंस है ना, यूरेनियम हो गया, और भी बहुत सारे सब्सटेंस होंगे, उनसे हम न्यूक्लियर बम के साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी भी बनाई जा सकती है। ठीक है, ये केमिस्ट्री की थोड़ी अच्छी बात है। अब सर मैटर क्या होता है? मैटर हम किसे कहते हैं? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? मैटर बोल देंगे। कोई वो चीज़ जो जगह घेरती हो, जिसका कुछ मास होता है, उसको हम लोग मैटर बोलेंगे। अब मैटर की 2 तरीके से क्लासिफिकेशन होती है, एक होती है फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक होती है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन भाई सॉलिड सब्सटेंस होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, सॉलिड से लिक्विड बनाया जा सकता है, मेल्टिंग कर दो। लिक्विड से गैस बनाया जा सकता है, इवेपोरेशन कर दो। गैस से लिक्विड बनाया जा सकता है, कंडेंसेशन कर दो, कंडेंस कर दो उसको, है ना। और लिक्विड से सॉलिड बनाया जा सकता है, उसकी सॉलिडिफिकेशन कर दो। अगर आप कभी चाहते हो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाना, तो वहां पर आपको डिपोजिशन करनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हो गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनाना, तो सब्लिमेशन प्रोसेस उसको बोला जाता है। अच्छा देखिए, सॉलिड में पार्टिकल पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं, गैस में और ज्यादा दूर दूर होते हैं। अगर आपको पार्टिकल्स को दूर दूर करना है, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अगर पार्टिकल्स को पास पास लाना है, टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा, है ना। अच्छा, अभी हम लोगों ने बात की थी फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो 3 तरीके के सब्सटेंस होंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपको दिखाई दे रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने पास पास है। अच्छा यार, केमिस्ट्री में ना एक वर्ड बहुत आएगा इस चैप्टर में, मैं बहुत बार ये वर्ड यूज करने वाला हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या मतलब होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का फॉर्मिंग पार्टिकल्स, बनाने वाले। केमिस्ट्री में हर एक चीज किससे मिलके बनती है? केमिस्ट्री में हर एक चीज मिलके बनती है एम से। ए बोले तो एटम, आई मीन्स क्या होता है? आयन, और एम मीन्स क्या होता है भाई? मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री में हर एक चीज इनसे मिलकर बनती है, एटम, आयन, मॉलिक्यूल। जैसे कि सलमान खान है, कैटरीना भाभी है, दोनों अलग अलग हैं, दीज आर एटम्स।
भगवान ना करे और किया भी नहीं था कि इनकी शादी हो जाए तो ये क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूल। और जैसे कि सलमान भाई के साथ हमेशा होता है, उनको हर कोई छोड़ के चली जाती है, भाई अलग हो गए, भाभी अलग हो गई, तो इन पे कुछ चार्ज अपीयर होगा एंड इसे हम लोग क्या बोल देंगे, आयंस। पेपर में ये लिख के आऊंगा क्या सर, सलमान खान है, कैटरीना कैफ भी है, अरे बताता हूँ ना पेपर में क्या लिख के आना है, गुस्सा क्यों कर रहा है भाई। जैसे Na है और Cl है, दोनों अलग अलग है, दीज आर एटम्स। अगर ये कंबाइंड हो जाए तो इन्हें बोल देंगे मॉलिक्यूल, और अगर कंबाइंड होकर डिसोशिएट हो जाए तो इन्हें बोल देंगे आयन। चलो बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की। सॉलिड में पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैस में तो बहुत ही ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो अच्छा, मास की बात करें, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उनका कुछ मास तो होता है ना। शेप की बात करो भाई, सॉलिड की शेप होती है फिक्स, सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स होती है। कोई भी जो सॉलिड सब्सटेंस है, जैसे ये है, इसकी शेप फिक्स है, या फिर ये है, ये भी हमारे पास सॉलिड ही है ना, तो इसकी भी शेप जो है वो फिक्स है। बट जो लिक्विड होते हैं, जैसे कि पानी हो गया, मिल्क हो गया, जूस हो गया, अल्कोहल हो गया, उनकी शेप फिक्स नहीं होती है ना, वो क्या कर लेते हैं, एक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर। सिमिलरली गैसेस की शेप भी फिक्स नहीं होती है। वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम होता है, लिक्विड का भी फिक्स वॉल्यूम होता है, बट गैस का वॉल्यूम नहीं होता। गैस में पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, वो कहीं भी भाग जाते हैं, है ना। कभी अगर जैसे अभी रिजल्ट आया था तुम लोगों का 10th का, तो तुमने थोड़ा बहुत पूजा पाठ किया होगा, तो धूप बत्ती जलाई होगी, तो धूप में जो होते हैं ना छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं गैसेस, वो कहीं भी दूर तक चले जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। अगला है कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड को कंप्रेस किया जा सकता है क्या, नहीं, सॉलिड कंप्रेस नहीं होते हैं। लिक्विड भी ज्यादातर कंप्रेस नहीं किए जाते बहुत ज्यादा, गैस तो बहुत ज्यादा कंप्रेस किए जा सकते हैं, है ना, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। फ्लूइडिटी की बात करें, फ्लो की, सॉलिड फ्लो करता है, मान लो कि ये मैंने यहाँ पे रिमोट रख दिया, ये फ्लो कर जाएगा क्या अपने आप, यही रहेगा। लिक्विड फ्लो कर जाते हैं, गैस के पार्टिकल तो बहुत ज्यादा फ्लो कर जाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ केमिकल क्लासिफिकेशन पे। मैटर को जब केमिकली क्लासिफाई करते हैं तो दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, या तो हमारे पास प्योर मैटर होगा या फिर होगा मिक्सचर, या तो प्योर होगा या फिर होगा मिक्सचर। प्योर के दो टाइप होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स हो, जैसे कि Na है और Cl है, ये एलिमेंट है। और अगर ये कंबाइंड हो जाएं और इनका रेशियो फिक्स रहे इन मास, जैसे NaCl बन गया, तो ये क्या है, कंपाउंड। जैसे हाइड्रोजन है, एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन है, एक एलिमेंट है, बट H2O क्या होगा, एक कंपाउंड होगा। गेटिंग माय पॉइंट टू नोट। जिसमें सिर्फ एक ही जैसे एटम हो वो होता है एलिमेंट, जिसमें एक से ज्यादा तरह के एलिमेंट हो उसे बोलते हैं कंपाउंड। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिक्सचर। मिक्सचर किसे कहेंगे भाई, मिक्सचर मतलब मिला देना। और जब मिलाओगे ना तो इसमें कुछ ऐसा सीन नहीं होता कि भाई कितनी रेशियो है, किसी भी रेशियो मिला सकते हो। जैसे आपने मीठा पानी बनाना है, तो किसी बुक में लिखा हुआ है क्या कि पानी इतनी होनी चाहिए, चीनी इतनी होनी चाहिए। भाई किसी को ज्यादा मीठा पसंद है तो 2-3 चम्मच ले ले, जिसको कम मीठा पसंद है तो 1 चम्मच ले ले, आधा चम्मच ले ले, और जिसको शुगर है वो तो एक दाना डाल ले, या फिर शुगर को लेट कर ले, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, मिक्सचर बोल देंगे। मिक्सचर हमारे पास दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस किसे कहा जाता है, विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ऐसा मिक्सचर जो मिलकर बिल्कुल एक हो चुका हो, जिसके पार्टिकल ना सिर्फ एक फेस में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन, मीठा पानी, शुगर सॉल्यूशन, है ना। शुगर सॉल्यूशन में क्या होता है, वाटर प्लस शुगर, और वो दिखाई नहीं देते यार कौन सा पार्टिकल वाटर का है, कौन सा पार्टिकल शुगर का, वो बिल्कुल बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करूं, हेट्रोजीनियस में क्या होएगा, फॉर एग्जांपल वाटर प्लस सैंड, पानी में आपने नमक मिला दिया, इसकी डिफरेंट कंपोजिशन होती है, इसके पार्टिकल्स नेक्ड आई से दिखाई देते हैं कि हाँ यार ये पानी का पार्टिकल जा रहा है, ये रेत का पार्टिकल जा रहा है, और इनको इजीली सेपरेट भी किया जा सकता है। तो बेटा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोल देंगे। क्लियर है, यही बात लिखी है। कंपाउंड्स क्या होते हैं, फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन अ डेफिनेट रेशियो बाय मास। एलिमेंट्स का रेशियो फिक्स रहेगा, कम ज्यादा नहीं कर सकते। दो तरह के कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। मिक्सचर की बात करें, मिक्सचर मिला दोगे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, है ना, इन एनी रेशियो। दो तरह के होते हैं मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जिसकी कंपोजिशन फिक्स हो, यूनिफॉर्म हो, सेम हो, जिसकी कंपोजिशन सेम ना हो, उसे हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोल देंगे। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है जिनको हम कंसंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं। मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन क्या होता है बहुत अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन वर्ड आता है कि यार सॉल्यूशन किसे कहा जाता है। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर of chemically non-reacting substance whose composition vary up to certain limits called solution।
सिंपल सी डेफिनेशन सॉल्यूशन की, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस। जब भी आप दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को ले लोगे और उनको मिक्स कर दोगे और उनसे कैसा मिक्सचर बन जाए, होमोजेनियस। अभी बताया था ना, होमोजेनियस किसे कहते हैं, जिसके पार्टिकल्स नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते। ठीक है, अब सॉल्यूशन एग्जांपल क्या हो सकता है बेटा, जैसे वाटर प्लस शुगर, या फिर वाटर प्लस सॉल्ट, या फिर एक एग्जांपल बहुत फेमस है, वाटर प्लस अल्कोहल, या कह लो इथेनॉल। तो ये सब हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। किसी भी सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट किसे कहा जाता है, दैट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, और सॉल्वेंट किसे कहा जाता है, दैट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। जो लेस अमाउंट में होगा सोल्यूट, जो लार्ज अमाउंट में होगा सॉल्वेंट। जैसे मीठे पानी की बात करो, उधर शुगर कम होता है तो शुगर इज सोल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। आगे आ जाओ बाइनरी सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आते हैं बाइनरी, ऐसे सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से मिलकर बने, जैसे वाटर प्लस शुगर। टर्नरी सॉल्यूशन जो तीन कंपोनेंट से मिलकर बने, वाटर प्लस शुगर प्लस सॉल्ट, है ना। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें पानी ज्यादा हो तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, एक्वस सॉल्यूशन बोल देंगे। नॉन एक्वस जिसमें पानी ज्यादा नहीं होता उसे हम लोग बोल देंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ एटॉमिक मास पता होने चाहिए, सो दैट कि ये चैप्टर इजी हो जाए और केमिस्ट्री इजी हो जाए। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास याद कर लेना, और अगर आप बोलोगे तो मैं इसकी एक ट्रिक की वीडियो भी डाल दूंगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियोन का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फॉस्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 होता है, आर्गन का 40, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40, सिल्वर एजी सिल्वर होता है भाई 108, गोल्ड का 197, मैग्नीज का 55, आयरन का 56 होता है, ठीक है। सॉरी बेटा। तो ये होते हैं भाई, ये एटॉमिक मास है। ऐसे ही ना हमें कई बार कैलकुलेट करना आ जाता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कह लो, मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल का मास। कैसे निकलेगा, जितने भी एटम्स हैं उन सब का मास सम कर दो। फॉर एग्जाम्पल कोई हमें बोल दे HCl का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, और Cl का मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास कितना होता है 35.5, तो ये कितना हो जाएगा 36.5। जैसे मैंने आपको बोला NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकाल दो यार, क्या हो जाएगा, Na का 23, ऑक्सीजन का 16, एंड हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा 1, तो इन सबका सम कितना आ जाएगा अगेन 40। जैसे मैंने आपको बोल दिया कुछ भी, जैसे H2 बोल देता हूं मैं, H2O है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, बट 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16, तो ये कितना हो जाएगा 18। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ये आप लोगों ने बताना है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं तो इस चैप्टर में ना मोल कंसेप्ट आता है, मोल निकालने आते हैं। वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं मोल को निकालने के, बट जो सबसे इजी फॉर्मूला है और जो कॉमनली यूज होगा वो है वॉशिंग मशीन, गिवन मास बाय मोलर मास या मोलिकुलर मास। जो भी मास दे रखा है उसको डिवाइड कर दो मोलर मास से। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको बोल दे कि हमारे पास ना 90 ग्राम H2O है, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, तो कैसे निकाल लोगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ही क्या होता है, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग इज गिवन मास, गिवन मास कितना है 90, और मोलर मास H2O का मोलर मास कितना होगा भाई, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ से हो गया 18। तो यहाँ से हमारे पास कितने मोल्स आ गए, यहाँ से हमारे पास आगे हैं 5 मोल्स, है ना। जैसे मेरे को कोई बोल दे 98 ग्राम H2SO4 में नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, अगेन वॉशिंग मशीन, वॉशिंग इज गिवन मास कितना है 98, और मोलर मास H2SO4 का मोलर मास निकाल दो, H2SO4 हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 दैट इज 64, तो ये क्या आ जाएगा 98। इसको सिंपल आउट कर दो तो यहाँ से कितने मोल आ जाएंगे 1 मोल। तो मोल निकालने आ जाएंगे इस चैप्टर में आगे, तो वो आपके लिए बहुत जरूरी है जान लेना। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी बोलती है कि अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है, कितना सॉल्यूशन होना चाहिए 1 लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन में आपने कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट डाले हैं,
कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं वही उसकी मोलैरिटी होती है। क्या लिखा गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर या पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं वही उसकी मोलैरिटी होती है। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल एम से। फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को, और सोल्यूट को बी से, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होगा, इन लीटर। ठीक है, यहां से बात करें तो इसकी यूनिट क्या बनेंगी भाई, इसकी यूनिट बनेंगी मोल्स पर लीटर। अगर आपको ये भी याद ना रहे तो इसका नाम याद रखो, मोलैरिटी है ना, ईटी काट दो, क्या रहेगा, मोलर। अगर आपको ये भी याद ना रहे तो इसका सिंबल याद रखो, कैपिटल एम होता है। अगर आपको कभी इसके न्यूमेरिकल करने हैं सॉरी बेटा, अगर आपको कभी इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं तो न्यूमेरिकल्स का इजी फॉर्मूला क्या होगा, घर का बनाया हुआ फॉर्मूला है, वैसे तो ये है नंबर ऑफ मोल्स बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फॉर्मूला रहेगा, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। वॉशिंग का मतलब क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट, इस डब्ल्यू का मतलब है मास ऑफ सोल्यूट, एम का मतलब होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और वीएमएल का मतलब है वॉल्यूम इन मिलीलीटर। बेटा 1000 कैसे आया है, 1000 अपॉन में था, है ना, और वॉल्यूम हमारा मिलीलीटर में था, मिलीलीटर को जबकि वॉल्यूम किस में चाहिए हमें, लीटर में, तो हमने 1000 लगाया, वो ऊपर चला गया। आगे मूव करते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4 डिसॉल्व्ड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है बेटा केमिस्ट्री में, मिलीलीटर होता है, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब मिलीलीटर होता है ना। तो मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला, वॉशिंग का मतलब मास ऑफ सोल्यूट, कितना मास दे रखा है 9.8, मोलर मास कितना दे रखा है आपको 98, इंटू में 1000, 1000 क्यों लगा, कोज वॉल्यूम हमें मिलीलीटर में दे रखा है, अगर लीटर में दिया होता तो हम यहाँ पे 1000 ना लगाते, तो वॉल्यूम इधर मिलीलीटर में है, 250 था, सिंपल आउट कर दोगे कितना आ जाएगा, 0.4 मोलर आ जाएगा, है ना सर। ये 98 कहाँ से आया बेटा, H2SO4 का जो MB है, जो मोलर मास है वो 98 है, H2SO4 हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 64। आगे आ जाओ, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर इन इफ 20 ग्राम डिजोल्व इन इनफ वाटर टू मेक फाइनल वॉल्यूम 2 लीटर। कंसंट्रेशन वर्ड कभी भी आ जाए, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, वैसे तो मोलर कंसंट्रेशन होता, अगर नहीं भी लिखा है तो ये मोलैरिटी ही बोल रहा है, आपको मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला, बट जो वॉल्यूम है वो आपको लीटर में दे रखा है, तो 1000 लगाने की जरूरत नहीं, तब आप सीधा 1 लगाओ, 1/VL। वॉशिंग इज मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है 20, मोलर मास, शुगर का मोलर मास कितना होगा भाई, C12H22O11, कितना होगा, कार्बन का 12 का यहाँ से हो जाएगा 144, हाइड्रोजन का 22, ऑक्सीजन का 16 होता है, और 11 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा ये 176, तो टोटल हो जाएगा 342, 1/2, इसको सिंपल आउट करेंगे 0.29 मोल पर लीटर। अब मोलैरिटी का सॉरी यार, पता नहीं क्या ही दिक्कत आ रही है, थोड़ी सी है ये है मोलैरिटी की बिल्कुल, वरना ये वन शॉट मेरे को एक हफ्ते पहले डालना था। मोलैरिटी का बिल्कुल मिलती जुलती टर्म क्या है, मोलैलिटी, बिल्कुल डिट्टो सेम है, हल्का सा डिफरेंस है, हल्का सा डिफरेंस समझिए। वो क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर किलोग्राम, उसमें लीटर था, इसमें पर किलोग्राम है, वो पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, ये पर किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट है। ये 1 किलो सॉल्वेंट की बात करता है, वो 1 लीटर सॉल्यूशन की बात करता है। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन अलग अलग चीजें होती हैं, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलता है तो सॉल्यूशन बनता है ना, सॉल्वेंट सॉल्यूशन का पार्ट है। तो देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर किलोग्राम सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। अब यूनिट क्या आएंगी भैया इसकी, मोलल। अगर आपको ये याद ना रहे तो मोल पर केजी, और अगर आपको ये भी याद ना रहे तो इसका सिंबल होता है स्मॉल m। अगर आपको इजीली न्यूमेरिकल्स करने हैं तो इजीली न्यूमेरिकल्स के लिए क्या करोगे, वॉशिंग, अच्छा ये रहा ये भी एक फॉर्मूला रहेगा बेटा, सॉरी बैकग्राउंड के लिए, ये बच्चे हैं, ये पिटूंगा मैं इनको क्लास के बाद दोनों को, ठीक है। क्या रहेगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। केमिस्ट्री में ना ए वर्ड यूज किया जाता है सॉल्वेंट के लिए, एंड बी वर्ड यूज किया जाता है सोल्यूट के लिए।
सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। हाँ, किसका सिंबल क्या होगा, किसका सिंबल क्या होगा। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है WA, ये किलोग्राम में लेना होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इजी न्यूमेरिकल करने का फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, या फिर वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट किस में है, ग्राम्स में है, जबकि हमें मास ऑफ सॉल्वेंट किस में चाहिए, किलोग्राम में, तो अपन में 1000 लगाएंगे और वो 1000 हमारा ऊपर चला जाएगा। अगला है फाइंड द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन 2 kg वाटर। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें कितने दे रखे हैं 2, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 2 किलोग्राम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 मोलल, 1 मोल। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। क्या डिफरेंस है भाई, मोलैरिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और मोलैलिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसकी यूनिट क्या होती है मोलर, इसकी यूनिट क्या होती है मोलर। इसमें वॉल्यूम का रोल है, तो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है मोलैरिटी। किस तरह से चेंज होता है, अगर कभी टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, मोलैरिटी घटेगी, मोलैरिटी घटेगी। और बात करें मोलैलिटी की, मोलैलिटी में ऊपर की तरफ भी मास होता है और नीचे की तरफ भी मास होता है। ध्यान दीजिए, ये क्या है मास, ये क्या है मास, मास बाय मास। और मास जो होता है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, तो मोलैलिटी भी चेंज नहीं होती है। ये लिखा गया है इट इट शो नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है, आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी विच इज प्रिफर्ड एंड व्हाई। मोलैरिटी और मोलैलिटी में से किसको प्रेफर किया जाता है और क्यों, बताओ भाई किसको प्रेफर किया जाएगा और क्यों। याद रखिए मोलैलिटी इज प्रिफर्ड, ज्यादा वैल्यू हम मोलैलिटी को करते हैं। क्यों करते हैं सर मोलैलिटी को ज्यादा वैल्यू, क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, मोलैलिटी चेंज होती है। मोलैलिटी कैसे चेंज होती है, अगर कभी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा और मोलैलिटी घट जाएगी। मोलैलिटी पे फर्क ही नहीं पड़ता। मोलैलिटी इज अ मास बाय वॉल्यूम कंसेप्ट, व्हाइल मोलैलिटी इज अ मास बाय मास कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक और आता है यहाँ पे, नॉर्मेलिटी बोलते हैं उसको, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के लिए हमें ग्राम इक्विवेलेंट मास पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट मास का, मोलर मास बाय में एन फैक्टर। अभी एन फैक्टर क्या होता है सर, अगर कोई एसिड है तो उसमें देखो H पॉजिटिव कितने हैं, अगर कोई बेस है तो उसमें देखो OH नेगेटिव कितने हैं, अगर कोई आयन है तो उसमें चार्ज देख लो, कटायन में पॉजिटिव चार्ज देख लो, अनायन में नेगेटिव चार्ज देख लो। चलो थोड़ा सही से समझाओ। जैसे मैंने आपको बोला कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या रहेगा, मोलर मास बाय एन फैक्टर। इसका मोलर मास कितना आएगा 98, और एन फैक्टर क्या है, H2SO4 में एन फैक्टर क्या है, कितने एन है भाई 2, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया 49। अगर मान के चलो कोई बेस है, मान के चलो आपको कोई बोल दे AlOH थ्राइस है, इसका इक्विवेलेंट मास निकाल लो भाई, इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास बाय एन फैक्टर। सबसे पहले तो इसका मोलर मास निकाल लो। एल्यूमिनियम का होता है 27, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 17, 3 जा 51, है ना। तो ये कितना हो गया 27 प्लस 51 दैट इज 78। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, मोलर मास बाय एन फैक्टर 78 बाय में नंबर ऑफ OH कितने हैं 3। तो यहाँ से बेटा इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया है 26। अगर मान के चलो कोई कटायन आ गया, फॉर एग्जांपल कोई आपको बोल दे यार कि Ca2 पॉजिटिव का इक्विवेलेंट मास बताओ, फॉर्मूला क्या रहेगा, मोलर मास बाय एन फैक्टर। कितना होता है कैल्शियम का एटॉमिक मास या कह लो मोलर मास कितना होता है 40 बाय एन फैक्टर। इसमें एन फैक्टर क्या होगा, कटायन है तो इसका पॉजिटिव चार्ज देखोगे, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा 20। जैसे मैंने आपको बोल दिया N3 नेगेटिव है, इसका इक्विवेलेंट मास निकाल लो। क्या फॉर्मूला रहता है, मोलर मास बाय एन फैक्टर। क्या है भाई मोलर मास इसका, नाइट्रोजन का कितना होता है अभी बताया था ना, इसका होता है 14 बाय में इससे डिवाइड कर दोगे 3 से। अच्छा कमेंट सेक्शन में ना आपको इक्विवेलेंट मास बताना है H3PO4 का भी, H3PO4। भैया जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे उतने तो पता चलेगा तुम्हें कितना समझ में आया है कोई भी कंसेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। बिल्कुल सेम है, मोलैरिटी मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल्स होते थे, इसमें क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। डिनोट किससे करते हैं इसको, कैपिटल एन से।
क्या रहेगा नॉर्मेलिटी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। या फिर अगर न्यूमेरिकल्स करने हैं तो इजी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉशिंग इंजन 1000 में देगी विमला। वॉशिंग इंजन 1000 में देगी विमला। वॉशिंग का मतलब क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट। ईबी का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। और वीएमएल का मतलब पता होगा आपको, वॉल्यूम इन मिलीलीटर। जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजोल्व इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी निकालनी है। नॉर्मेलिटी निकालनी है तो ऑब्वियसली आपको इक्विवेलेंट मास की जरूरत पड़ेगी। तो पहले तो इक्विवेलेंट मास निकाल लो। इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 क्या होगा? मोलर मास बाय नंबर ऑफ H पॉजिटिव। सर H पॉजिटिव क्यों देख रहे हो? H2SO4 एक एसिड है। एसिड की खास बात क्या होती है कि इसमें H पॉजिटिव होते हैं, तो इसके H पॉजिटिव ही देखे जाएंगे। तो मोलर मास कितना आएगा? 98 बाय में 2 दैट इज 49 आ गया। अब नॉर्मेलिटी निकाल लो। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या? वॉशिंग इंजन 1000 में देगी विमला। ये एम ही बनाई हुई ट्रिक है भाई, सीधा याद करो, बहुत बढ़िया है। ज्यादा ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़ा करो, और कर लो तो भाई सही है। वॉशिंग इज मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है? 9.8। ईबी का मतलब होता है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कितना दे रखा है आपको? 49 इंटू में 1000 बाय में वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 250 सेंटीमीटर क्यूब। 250 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 250 मिलीलीटर। 250 फॉर द 1000 सिंपल आउट करोगे 0.8 नॉर्मल आ जाएगा। बेटा जी ऐसा होता है जब आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन दोगे, या आपके स्कूल एग्जाम में भी ऐसा होगा, है ना? अगर आपको कभी नॉर्मेलिटी निकालनी है, अगर आपको कभी नॉर्मेलिटी निकालनी है और आपको मोलैरिटी दे रखी है, तो आप क्या कर दोगे? उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपको कभी मोलैरिटी दे रखी है और आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है तो उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ये मत पूछना एन फैक्टर क्या होता है, हमें पता है। एसिड में H पॉजिटिव, बेस में OH नेगेटिव, किसी भी आयन में उसका चार्ज देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट होता है बेटा हमारे पास मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रेशियो। किसका रेशियो? मोल्स का रेशियो। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। सिंपल सी बात, अगर किसी की भी मोल फ्रैक्शन निकालनी है, ऊपर की तरफ आप उसके मोल्स लिखोगे बाय में मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर बाय में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मान के चलते हैं कि मीठा पानी है, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बाय में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। जैसे कि हमें किसी भी यार, जैसे कि आप प्रशांत भैया को जानते हो ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रशांत भैया, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रशांत भैया बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? प्रशांत भैया आ जाएंगे, दिगराज सर आ जाएंगे, और अपने चौबित भैया आ जाएंगे, है ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रशांत भैया बाय में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रशांत भैया, दिगराज सर एंड शोभित भैया। तो ये हो जाएगा, जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके मोल्स ऊपर बाय में मोल्स ऑफ सॉल्यूशन होता है। दो तीन खास बातें याद रखिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। एक सॉल्यूशन की मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होती है, और मोल फ्रैक्शन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि ऊपर की तरफ भी मोल्स हैं, नीचे की तरफ भी मोल्स हैं, मोल से मोल्स कट हो जाएंगे तो यूनिट कोई बचेगी नहीं। आगे बढ़ो। जैसे कि आपको कोई बोले कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 मोल्स ऑफ NaOH एंड 5 मोल्स ऑफ वाटर, तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बाय में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। वाटर के मोल्स कितने हैं? 5 बाय में सॉल्यूशन यानी दोनों का सम 2 + 5 दैट इज 7। अगर यहीं पर कोई आपको बोल दे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकाल लो, तो जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके मोल्स ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH बाय में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। NaOH के मोल्स कितने दे रखे हैं भाई? NaOH के मोल्स हमें दे रखे हैं 2 बाय में सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन दोनों का सम, तो ये कितना आ जाएगा? 2/7। और इस तरह से आप इजीली मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो। कई बार आपको मास दिया होगा, तो मास से पहले मोल्स निकालना, फिर मोल फ्रैक्शन आएगी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन मोल्स का रेशियो। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहली बात, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सी बात, एक्चुअल फॉर्मूला बोलते हैं इसको, है ना? अ फॉर्मूला व्हिच एक्सप्रेस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड।
जो एक मॉलिक्यूल है उसमें जितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो हमें किससे पता चलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, मतलब इसमें कार्बन के 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं एंड ऑक्सीजन के 6 एटम हैं। सिमिलरली बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्मूला। भाई सबसे सिंपल फॉर्म इसकी क्या हो सकती है? अ फॉर्मूला विच एक्सप्रेस सिंपल होल नंबर रेशियो बिटवीन एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उनका सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। बट अगर मैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो आप देखो यार, इसका सिंपलेस्ट क्या हो सकता है? किसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, तो ये 6 से डिवाइड हो सकते हैं, तो ये जाएगा CH2O। अगर मैं आपसे पूछूं बेंजीन, बेंजीन है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C6H6। ये भी किसी एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं जी, तो इसका आ जाएगा CH। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल देता हूं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मैंने आपको बोल दिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो यहां पर हमने लिख दिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड? हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे पास होता है H2O2। अब इसको किसी नंबर से डिवाइड करो, हो सकता है क्या? हो सकता है, तो ये आ जाएगा HO। अच्छा, ये देख लेना कि सारे उस नंबर से डिवाइड हो जाने चाहिए, तो हम इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बता सकते हैं। अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस देखें तो n का डिफरेंस है, n एक नंबर है ना? जैसे ग्लूकोज में ये n क्या है? 6 है। बेंजीन में ये n क्या है? 6 है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ये n क्या है? 2 है। अगर मैं इस n से मल्टीप्लाई कर दूं एम्पेरिकल फॉर्मूला को, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा मेरे हिसाब से तो, है ना? देखो, आपसे पूछा जाता है कई बार रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या रिलेशन होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर इस n की वैल्यू निकालनी हो, अगर आपके सामने फॉर्मूला है तो आप देख के बता सकते हो, अगर नहीं है देन आप कैसे निकाल लोगे? मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, इससे निकाल सकते हैं। सर एक आधा क्वेश्चन करा दो ना, चलो मैं कराता हूँ। गिव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड हैविंग एम्पेरिकल फॉर्मूला CH3। आपको इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या दे रखा है भाई? CH3 दे रखा है। एम्पेरिकल फॉर्मूला CH3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लोगों को बताना है, वो पता है नहीं आपको, तो कैसे निकालेंगे? आपको n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। n की वैल्यू कैसे आएगी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पेरिकल मास, है ना? अब आप ये देखो कि मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है आपको? 30। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैसे आएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला से आएगा। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 3, तो 12 प्लस 3 इज 15। तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू आ चुकी है 2। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। n कितना है? 2। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? CH3, तो ये क्या हो जाएगा? C2H6। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि C2H6 का मतलब क्या होता है? क्या होता है? आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं एनसीईआरटी में, जैसे आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। क्या क्वेश्चन दे रखा है? सबसे पहले डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच है 69.9% आयरन एंड 30.1% ऑक्सीजन। इस तरह से क्वेश्चन कभी भी करने आ जाए तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ये एक टेबल बनाओगे, है ना? सिंबल, देन परसेंटेज, देन मॉलिक्यूलर मास, देन नंबर ऑफ मोल्स, सिंपलेस्ट रेशियो, होल नंबर रेशियो। हर क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन आ जाए इस तरह से करोगे। SPM, है ना? SPM सिंबल, परसेंटेज, मोलर मास, देन नंबर ऑफ मोल्स, देन सिंपलेस्ट रेशियो और लास्ट में होल नंबर रेशियो। सिंबल क्या है भाई? किस किस की बात की जा रही है यहाँ पे? यहाँ पे ऑक्साइड ऑफ आयरन की बात की जा रही है, यानी कि हमारे पास आयरन है एंड ऑक्सीजन, आपने लिख दिया। आयरन कितना है? 69.9%, इसको सिंपली आप लोग 70% लिख सकते हैं। ये 30.1 है, इसको हमने 30 लिख लिया। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है या मोलर मास कितना होता है आयरन का? आयरन का मास होता है 56, ऑक्सीजन का मास होता है 16। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? वॉशिंग मशीन गिवन मास बाय मोलर मास, बट अब मास तो देन रखा, तो इसका फॉर्मूला याद रखना, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। परसेंटेज बाय मोलर मास, परसेंटेज कितनी है बेटा इसकी? ध्यान दीजिए, इसकी परसेंटेज है 70, बाय में 56, तो ये आ गया 1.25 नंबर ऑफ मोल्स। इसकी देखे तो प्राइम मिनिस्टर परसेंटेज 30 बाय मोलर मास 16, तो ये आ गया 1.87। ठीक है जी, ये हो गया है। अब सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकलेगा?
जो सबसे छोटे नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो भी आपके नंबर ऑफ मोल्स आएँगे 1, 2, 3, 4 जितने भी आगे, उनमें जो सबसे छोटा नंबर है ना, उससे सबको डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पर 1.25 और 1.87 में कौन छोटा है भाई? 1.25 छोटा है। तो 1.25 को 1.25 से डिवाइड कर देंगे 1 आ जाएगा। 1.87 को भी 1.25 से डिवाइड कर देंगे तो 1.5 आ जाएगा। ये आ गया सिम्पलेस्ट रेशियो। सिम्पलेस्ट रेशियो के लिए क्या करते हैं? सबसे छोटे नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लो। अगर ये मान के चलो 1.01, 1.1 ऐसा कुछ है तो सीधा लिख सकते हो कि ये 1 है। बट इनमें तो डिफरेंस है, ये 1 है, ये 1.5 है। तो इनको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर लो कि होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 और यहाँ से इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? Fe2O3। बात समझ में तो नहीं आई? चलो एक और क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे कि अ कंपाउंड कंटेन हाइड्रोजन 4% है, कार्बन 24.27% है, क्लोरीन 71.73% है एंड इसका मोलर मास दे रखा है, ये परसेंटेज नहीं है भाई, ये मोलर मास है इसका, ग्राम पर मोल यूनिट होती है मोलर मास की। फाइंड द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आपको क्या बताया है मैंने? जब भी कभी एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन करना है तो पहले क्या लिखोगे? सिंबल, देन उसकी परसेंटेज, देन उसका मोलर मास, देन नंबर ऑफ मोल्स, देन सिंपलेस्ट रेशियो एंड देन होल नंबर रेशियो। तो सिंबल देखो क्या क्या आएगा, किस किस एलिमेंट की बात की जा रही है? हाइड्रोजन, देन कार्बन, देन क्लोरीन। इनकी परसेंटेज लिख लो, 4% है, ये 24.27, इसको हम 24 लिख सकते हैं और ये हमारे पास कितना है? 71.73 को हम लोग 72 लिख सकते हैं। इसके बाद इनका मोलर मास लिखोगे, है ना? इसका मोलर मास कितना होता है? 1, इसका होता है 12, इसका होता है 35.5। अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? वॉशिंग मशीन गिवन मास बाय मोलर मास, बट मास नहीं दे रखा तो प्राइम मिनिस्टर, परसेंटेज बाय मोलर मास। तो ये आ जाएगा 4/1, ये आ जाएगा 24/12, ये आ जाएगा 72/35.5। तो ये आएगा 4, ये आएगा 2, ये आएगा अप्रोक्स 2। इसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे। सिंपलेस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? जो इनमें सबसे छोटे मोल्स है उससे डिवाइड कर दो। तो ये 4 बाय इनमें 4, 2, 2, इनमें सबसे छोटा नंबर क्या है? 2 है, तो इसको डिवाइड कर दोगे 4/2 इज 2, देन 2/2 इज 1, 2/2 इज 1। होल नंबर में लिखोगे इनको, ये सारे के सारे होल नंबर में ही है, तो ऐसे कैसे चिपका दोगे? पिछले वाले में होल नंबर में नहीं था, ये 1 था, ये 1.5 था, तो इनको होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ा था। यहाँ पे है, तो अभी क्या कर दोगे सर? तो ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, CH2Cl आ गया, है ना? कार्बन का नंबर 1 है, हाइड्रोजन का नंबर 2 है और Cl का नंबर 1 है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे बेटा? H2CCl। अब आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बताया जाए? ये अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था। हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। n की वैल्यू कैसे आएगी? मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है? 98.96। इसको 98.96 को ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम क्या लिखें? 99 लिखें, है ना? 99/49 अप्रोक्स कितना आ जाएगा यहाँ से? 2 आ जाएगा। 2 आ गया? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर कभी भी निकालना है तो ये क्या होता है? n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। n कितना है यहाँ पे? n की वैल्यू आ गई है 2 और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2Cl। इसको सिंपल आउट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? C2H4Cl2। और इस तरह से इजीली कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारे पास, लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। हमें कई बार बताना होता है लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, एक्सेस रिएजेंट क्या है। बहुत इजी सा टॉपिक है। क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? अ रिएक्टेंट विच रिएक्ट कंप्लीटली, जो रिएक्शन में पूरा रिएक्ट हो जाए वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट। और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है? अ रिएक्टेंट विच रिमेन्स अनरिएक्टेड इज नोन एज एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, जो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए वो लिमिटिंग रिएजेंट और जो बचा रह जाए वो एक्सेस रिएजेंट। अब बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि जो चीज़ कम होती है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, जो चीज़ ज़्यादा होती है वो एक्सेस रिएजेंट है। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? ये देखना कि उसका रिएक्शन में यूज़ कितना हो रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है ना? बढ़िया फंक्शन है। उसमें 10 किलो साग बनाया है। साग समझते हो ना? नॉर्थ इंडिया वाले तो समझते होंगे। और 10 किलो पनीर बनाया है ना? यूज़ हो रहे हैं। अब देखने में दोनों बराबर है, शादी में दोनों का यूज़ हो रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है कौन-सी चीज़ है जो जल्दी खत्म हो जाएगी? ऑब्वियसली पनीर जल्दी खत्म होगा, साग कोई क्यों खाएगा शादी में आके भाई? है ना? तो साग यहाँ पे एक्सेस रिएजेंट है और पनीर यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है। अब इसको क्वेश्चन करते हैं थोड़ा ईज़ी वे में। सॉरी बेटा। 3 gram of hydrogen react with 29 gram of oxygen to form water. Which one is limiting reagent? Which one is excess reagent? Calculate the maximum amount of water that can be
फॉर्म्ड। देखो भाई इस रिएक्शन को करना कैसे है। तो सबसे पहले तो हमारे पास वाटर बनाने की रिएक्शन ऐसे होती है, वैसे तो दी होगी और अगर नहीं भी दी है तो बेटा 2-4 रिएक्शन आपको खुद से भी पता होनी चाहिए। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2 ये है ना? अब आप इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखो तो ये कितने ग्राम है? 4 ग्राम। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 और ये ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 32 ग्राम और ये कितना बन रहा है यहाँ पे? 36 ग्राम। तो आप क्वेश्चन के हिसाब से देखो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद किसके साथ रिएक्ट करता है? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये 1 ग्राम हाइड्रोजन होता है तो यूनिटरी मेथड लगा देंगे रिएक्ट विद, तो ये क्या हो जाएगा 32/4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन हमें कितना दे रखा है? 3 ग्राम हाइड्रोजन दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा 32/4 इंटू में 3, ये हो जाएगा 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो भैया 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए? 24 ग्राम चाहिए, जबकि ऑक्सीजन कितना दे रखा है? 29 ग्राम। तो पहले क्वेश्चन का आंसर, पहला क्वेश्चन आपका क्या था कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? कौन है लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे? हाइड्रोजन। एक्स्ट्रा अमाउंट में कौन दे रखा है आपको? ऑक्सीजन, है ना? ये हमारे पास एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा रिएजेंट, कितना एक्स्ट्रा है भाई ये जो अनरिएक्टेड बच जाएगा। अब आपको रिएक्शन में चाहिए 24 ग्राम जबकि आपको दे रखा है 29 ग्राम, तो 29 माइनस 24 दैट इज 5 ग्राम। अगला है कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फॉर्म्ड। अब प्रोडक्ट कभी भी बताना हो ना तो उसका लिमिटिंग रिएजेंट के साथ रिलेशन देखते हैं। कैसे कह रहे हो सर? देखो बेटा जैसे ये है, इस रिएक्शन में क्या रिलेशन है? ये लिमिटिंग रिएजेंट है एंड ये वाटर बन रहा है। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिव्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन वैसे ये है ना? ये तो इसका सब पार्ट था। 4 ग्राम हाइड्रोजन गिव्स कितना? 36 ग्राम वाटर। यूनिटरी मेथड लगा दो, अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन होता तो ये अपन में चला जाएगा 36/4 ग्राम ऑफ वाटर। पता नहीं यूनिटरी मेथड, अगर 10 बोल की कॉस्ट 100 रुपये है तो 1 बोल की कॉस्ट कितनी होगी? 100/10, इस तरह से हो जाता है। अब देखो हाइड्रोजन कितने ग्राम दे रखा है? 3 ग्राम। 3 ग्राम हाइड्रोजन गिव बताओ भाई, 36/4 इंटू में 3, तो ये कितना हो जाएगा? 27 ग्राम ऑफ वाटर। एक और क्वेश्चन करता हूँ, चलो थोड़ी वाइब आनी चाहिए। सॉरी बेटा, अगेन सॉरी। डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये रिएक्ट करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट बताना है व्हेन 2 इंटू 10⁻³ यानी कि 2000 ग्राम 2 किलो डाइनाइट्रोजन रिएक्ट विद 1 इंटू 10⁻³ यानी कि 1 किलो ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन। देखो बेटा सीन क्या है, अगर आप इस बात को ध्यान से देखो, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, है ना? यहाँ पर नाइट्रोजन कितने ग्राम है? नाइट्रोजन है सर जी, नाइट्रोजन का मास 14 होता है, 2 का कितना हो जाएगा? 28। हाइड्रोजन का मास होता है 2, यहाँ पे 2 है और ये कितना है? 3, 6 ग्राम। और अमोनिया नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 17 और ये कितना बन रहा है? 34 ग्राम। रिएक्शन के हिसाब से तो ये बात है। तो अगर हम देखें तो 28 ग्राम नाइट्रोजन 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विद, सिंपल सी बात है बेटा जी, कितने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है? 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन होता तो यूनिटरी मेथड 6/28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन हमें कितना दे रखा है? 2 इंटू 10⁻³ यानी कि 2000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 6/28 इंटू में 2000। इसको सिंपल आउट कर दो, 4 पे कट हो जाएगा, 4 5 जा और ये 7 पे जाएगा, 6 5 30/7, ये 4 ये 2 है ना? 28, ये 2 चला गया, वो यहाँ पे कितना हो गया? 6 8 और 28.5 ग्राम, है ना बेटा? यही बनेगा ना? देखो इस रिएक्शन के हिसाब से अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन है
तो हाइड्रोजन कितना चाहिए 6 ग्राम। अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन है तो कितना हाइड्रोजन चाहिए 6/28 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। अब नाइट्रोजन कितना दे रखा है हमें, नाइट्रोजन हमें दे रखा है 2000 ग्राम, है ना। तो यहाँ से हमें हाइड्रोजन कितना चाहिए भाई 428.5 ग्राम। बट हमें हाइड्रोजन कितना दे रखा है 1 × 10⁻³ यानी कि 1000 ग्राम 1 kg। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो कि भैया हाइड्रोजन हमें ज़्यादा दे रखा है। तो सिंपल सी बात, यहाँ से पहले क्वेश्चन का आंसर लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया नाइट्रोजन। दूसरी बात एक्सेस रिएजेंट क्या हो गया हाइड्रोजन। और एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा रिएजेंट कितना है हमारे पास बताओ। अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा रिएजेंट भैया टोटल हमें हाइड्रोजन दे रखा है 1000 ग्राम, जबकि रिएक्शन के हिसाब से हमें सिर्फ कितना चाहिए 428.5। तो ये कितना हो जाएगा 5 6 2 नहीं 1, है ना। 561.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है वो एक्स्ट्रा दे रखा है हमें। गलत तो नहीं हो गया ना, 6 और 2 8, नहीं 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 नहीं, ये आएगा 571.5, ये हमें एक्स्ट्रा दे रखा है। ठीक है, अब अगली चीज क्या बोलोगे आपसे, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस। अमोनिया प्रोड्यूस कितना बताओगे आप, बता दो बताओ भैया। अगर रिएक्शन के हिसाब से देखें तो लिमिटिंग रिएजेंट के साथ रिलेशन देखते हैं, है ना भैया। नाइट्रोजन अगर 28 ग्राम है तो अमोनिया कितना बना है 34 ग्राम। 28 ग्राम नाइट्रोजन गिव्स हाउ मेनी 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन है तो ये कितना बनाएगा 34/28 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब नाइट्रोजन कितना दे रखा है हमें, नाइट्रोजन हमें दे रखा है बुलबुलो 2000 ग्राम। 2000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन तो ये कितना हो जाएगा 34/28 इंटू में 2000, जो भी सिंपल आउट करके आएगा आंसर आ जाएगा। और सच बताऊं आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा हमारे पास 2428.5 ग्राम। इतने ग्राम ऑफ अमोनिया हमारे पास बन के आ जाएगा। इस तरह से लिमिटिंग रिएजेंट का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और बच्चे बहुत डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। चलो देखो यार, 1 मोल अगर मैं कभी भी बोलूँ ना या कोई भी बोले तो अपने माइंड में एक नंबर आना चाहिए तुम्हारे 6.022 इंटू 10⁻²3। 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻²3 पार्टिकल्स, एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अवोगाड्रो नंबर। जैसे मैंने आपको बोला 1 डजन आया कि हाँ 12 बोल रहे हैं सर। मैं आपको बोल रहा हूँ 100 तो सर 100 की बात कर रहे हैं। कुछ भी मैं बोल दूं तो एक नंबर आएगा, मैंने बोल दिया 5000 5000 आ रहा है। ऐसी 1 मोल कभी भी आ जाए तो 1 मोल का मतलब क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻²3। मैंने बोला 1 मोल बनाना मीन्स कितने बनाना है 6.022 इंटू 10⁻²3 बनाना है। 10 मोल स्टार्स 10 और मोल का मतलब क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻²3, ये हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है। अच्छा, अगर मैं गैसेस के टर्म्स में बात करूं तब 1 मोल गैस का मतलब क्या है कि गैस के पार्टिकल कितने हैं 6.022 इंटू 10⁻²3 पार्टिकल्स हैं। और उन पार्टिकल्स को इकट्ठा करके जब उनका वॉल्यूम निकाला गया तो वॉल्यूम आया उनका 22.4 लीटर एट एसटीपी। एसटीपी वर्ड आता है केमिस्ट्री में बहुत बार, और गैसेस के लिए अगर कभी मैं एसटीपी बोल रहा हूँ इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर केल्विन में बात करो तो 273.15 केल्विन। एंड प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक या फिर 1 बार, लगभग बराबर से ही होते हैं ये। अच्छा ठीक है, 1 मोल का मतलब क्या होगा, कभी भी 1 मोल बोले 6.022 इंटू 10⁻²3 पार्टिकल्स की बात की जा रही है। अच्छा यार, ये एक फॉर्मूला है, मैं आपको बोलूंगा 5 मिनट लगाओ 10 मिनट लगाओ 15 मिनट लगाओ, बट अगर आप इस फॉर्मूला को अच्छे से कर लेते हो ना तो आप मोल कंसेप्ट का कोई भी क्वेश्चन टिप्स पे कर सकते हो। कैसे कह रहे हो सर, देखो मोल कभी भी निकालना होता है ना तो डिवाइड करते हैं, मोल से कुछ भी निकालना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मास से मोल्स निकालने हैं तो मास को डिवाइड कर दो मोलर मास से। अगर आपको कहीं पर भी पार्टिकल्स दे रखे हैं तो उसको डिवाइड कर दो एवोगाड्रो नंबर से 6.022 इंटू 10⁻²3 से, तो मोल्स आ जाएंगे। अगर आपको कभी भी वॉल्यूम दे रखा है तो उसको डिवाइड कर दो 22.4 लीटर से, तो आपका क्या आ जाएगा मोल्स आ जाएंगे। मोल्स कभी भी निकालना है डिवाइड करना है। अब आपको ये देखना है कि आपको दिया क्या दे रखा है, मास दे रखा है मोलर मास से डिवाइड कर दो,
पार्टिकल्स दे रखे हैं 6.022 10 की पावर 23 से डिवाइड कर दो। एंड अगर आपको दे रखा है वॉल्यूम, वॉल्यूम को किससे डिवाइड कर दोगे आप लोग, किससे डिवाइड कर दोगे, 22.4 लीटर से डिवाइड कर दोगे। अगर मोल से कुछ भी सॉल्व करना है, सर मुझे तो मोल से कुछ भी सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है, मोल से अगर मास निकालना है तो बस मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से। पार्टिकल्स निकालने हैं, मल्टीप्लाई कर दो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से। वॉल्यूम निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो 22.4 लीटर से। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वॉशिंग मशीन गिवन मास बाय मोलर मास, या फिर पार्टिकल दे रखे हैं तो आवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम दे रखा है तो 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो। अच्छा, कई बार हमें ना एटम्स निकालने आ जाते हैं, आपको मोल्स दिया होगा और उससे आपको एटम्स निकालने होंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स एटम्स पार्टिकल्स की कैटेगरी में होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू में एटोमिसिटी। सर एटोमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जैसे H2 है, H2 में कितने एटम्स हैं, 2। जैसे CO2 है, CO2 में एक कार्बन का एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो इसकी एटोमिसिटी है 3। जैसे CH4 है, CH4 में एक कार्बन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम है, तो इसकी एटोमिसिटी है 5। कुछ भी हो जाए, जैसे इसकी एटोमिसिटी आप लोग बताना C2H6। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 34.2 ग्राम ऑफ सुक्रोज और केन शुगर। केन शुगर का फॉर्मूला होता है, शुगर का फॉर्मूला होता है बुलबुलो C12H22O11। तो इसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, वॉशिंग मशीन गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 34.2, मोलर मास, इसका मोलर मास निकाल लो यार, C12H22O11 का। कार्बन 12 है तो इसका हो जाएगा 144, हाइड्रोजन का 22 होगा और ऑक्सीजन का ये हो जाएगा 176। सारे को सिंपल आउट करेंगे 342 आएगा। तो यहाँ से कितने मोल्स आ गए हैं, 0.1 मोल आ गए। अच्छा, तुम्हें शायद मेरे देखने में थोड़ा डिफरेंस लग रहा है, एक्चुअली में ये यहाँ पर मेरा लैपटॉप है, ये आईपैड है और सामने कैमरा लगा हुआ, फ़ोन लगा हुआ है ना? तो थोड़ा-सा कई बार आँखें ऊपर नीचे हो जाए तो समझ जाना, उधर देखना पड़ता है मुझे कई बार। चलो, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास 0.05 ग्राम, इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, वॉशिंग मशीन गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है भाई, 0.05, और वाटर का मोलर मास कितना होता है, H2O का, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो ये आ गया 18। इसका डेसिमल हटाओगे तो अपन में क्या लग जाएगा 100। इसको सिंपल आउट करोगे तो कितने आ जाएंगे, 0.0028 मोल्स आ जाएंगे। 22 ग्राम ऑफ CO2 दे रखा है। अगेन मास दे रखा है, मास में तो बहुत इजी सा फॉर्मूला है, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग इज गिवन मास 22 बाय में मोलर मास 44, तो कितने आ गए 0.5 मोल्स आ गए। आगे बढ़ो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स मोलिक्यूल्स, ओ माय गॉड, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 34.2 ग्राम ऑफ सुक्रोज। बताओ भाई, ये सोल्व करना है आपने, कैसे करेंगे। तो मोलिक्यूल्स निकालने ना, पहले आप लोग क्या निकाल लोगे, यहां से मोल्स निकाल लोगे, है ना? अगर आपको कुछ भी दे रखा है, मास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, उससे कोई दूसरी चीज सोल्व करनी है तो पहले हमेशा मोल्स निकालना। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, मास दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, गिवन मास बाय मोलर मास, 34.2 बाय 342, दैट इज 0.1 मोल। तो आप सबसे पहले मॉलिक्यूल निकाल लोगे। सॉरी यार, मॉलिक्यूल क्या रहेगा, 0.1 है ना? और मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स की कैटेगरी में आते हैं, तो इसके लिए क्या कर दोगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कर दोगे। अच्छा सर, अगर मुझे कोई कार्बन एटम पूछ ले तो, अभी बताया था नंबर ऑफ मोल्स 0.1 इंटू में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू में एटोमिसिटी, कार्बन की एटोमिसिटी कितनी है इधर 12। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछ ले तो मोल्स इंटू में नंबर ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन की एटोमिसिटी। ऑक्सीजन की एटम पूछ ले, मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और यहाँ पर ऑक्सीजन की एटोमिसिटी। अच्छा, अगर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स ही पूछ ले आपसे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछ ले, एटम्स कभी भी निकालने हैं तो बेटा क्या होगा, सबसे पहले तो 0.1 मोल है ना? एटम्स पार्टिकल्स की कैटेगरी में आते हैं, पार्टिकल्स कभी भी निकालने हो तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू में क्या, अब आप ये देखो कि इसके अंदर एटम्स कितने हैं, कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 22, कितने हो गए 34, और ये ऑक्सीजन 11 है, तो इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे 45 एटम्स आ जाएंगे। क्लियर है? मॉलिक्यूल्स भी पार्टिकल्स की कैटेगरी में होते हैं, मॉलिक्यूल्स को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना होता, मोल्स इंटू में आवोगाड्रो नंबर। अगर एटम्स निकालने हैं, मोल्स इंटू आवोगाड्रो नंबर इंटू में एटोमिसिटी आ जाएगा।
चलो 2-4 क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें थोड़ी वाइब आएगी, है ना? ये तो पहले से सोल्व थे ना? इन 44.8 लीटर ऑफ अमोनिया एट एसटीपी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, मास, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स निकालने हैं आपको टोटल। तो कैसे निकाले जाएंगे? सबसे पहले तो हम लोग निकालते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? वॉशिंग मशीन गिवन मास बाय मोलर मास। बट दुख की बात यह है कि मास नहीं दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम बाय में 22.4। तो गिवन वॉल्यूम कितना है? 44.8 बाय में 22.4। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 2 मोल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको यहां से मास निकालना है। मोल्स से कुछ भी निकालना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, मोल्स कभी भी निकालने हो डिवाइड करते हैं, मोल से कुछ भी निकालना हो मल्टीप्लाई। अब आपको ये देखना पड़ेगा मल्टीप्लाई किससे करना है। तो मास निकालना है ना, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू में मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं भाई? 2। और मोलर मास NH3 का मोलर मास कितना है? नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 70। तो ये हो जाएगा यहाँ से 34 ग्राम मास आ जाएगा। अब आपको यहाँ से मॉलिक्यूल्स निकालना है। मोल से मॉलिक्यूल निकालने, मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो क्या फॉर्मूला रहता है? अगर आपको कभी भी मोल से पार्टिकल्स निकालने हैं तो मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो। मोल्स कितने हैं भाई? मोल्स कितने आए थे जब हमने सॉल्व करे थे? 2। अच्छा, n इंटू में आवोगाड्रो नंबर कर देते हैं। तो n है 2 मोल्स और आवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स आ जाएंगे। मोलिक्यूल्स। नेक्स्ट आपको क्या करना है? यहाँ पे एटम्स निकालने हैं। अब आपको इसने बताया नहीं नाइट्रोजन के एटम निकालने हैं, हाइड्रोजन के एटम निकालने हैं, मतलब सारे ही एटम निकालने हैं। तो फॉर्मूला क्या रहता है? n नंबर ऑफ मोल्स इंटू आवोगाड्रो नंबर इंटू में एटॉमिसिटी इंटू में एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं बेटा? 2। आवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू में एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी की है कितनी है भाई? NH3 में नाइट्रोजन की 1, हाइड्रोजन की 3, तो यहाँ से एटॉमिसिटी होगी 4। आ जाएगा आंसर, है ना? एटम्स आ जाएंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन 440 ग्राम ऑफ CO2 कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम निकालना है, मॉलिक्यूल्स निकालना है, एटम्स निकालना है। देखो भाई, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? कर चुके हैं ना? नंबर ऑफ मोल्स कभी भी निकालने हैं तो डिवाइड करना है। अब आपको ये देखना पड़ेगा क्या दे रखा है, किससे डिवाइड करना है। आपको मास दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या रहेगा? वॉशिंग मशीन दैट इज 440 बाई में मोलर मास। CO2 का मोलर मास कितना होता है? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 6 इंटू 2 32 दैट इज 44। तो यहाँ से कितने मोल्स आ गए? 10 मोल्स आ गए। अब आपको वॉल्यूम निकालना है। मोल से कुछ भी निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? वॉल्यूम निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 22.4 से। तो नंबर ऑफ मोल्स है 10 और इंटू में 22.4, तो ये कितना आ जाएगा? 224 लीटर। मॉलिक्यूल्स निकालने हैं भाई, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो फॉर्मूला क्या रहेगा? भैया मोल से कुछ भी निकालना है मल्टीप्लाई, एन इंटू में आवोगाड्रो नंबर। कितने मोल्स आए हैं? 10 और आवोगाड्रो नंबर क्या है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। आपको एटम्स निकालने हैं तो फॉर्मूला क्या रहेगा? एन इंटू आवोगाड्रो नंबर इंटू में एटॉमिसिटी। एन कितना है? 10। आवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एटॉमिसिटी कितनी है भाई इसकी? CO2 में एटॉमिसिटी देखो, कार्बन की 1, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे, तो इंटू में आ जाएगा 3। इस तरह से आप मोल कंसेप्ट का कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हो बिना टेंशन लिए। आगे बढ़ो। अच्छा, एक चौथा टर्म आ जाता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है? अच्छा, आप कई जगह देखोगे कि एटॉमिक मास को U से लिखा गया है, कई जगह देखोगे कि एटॉमिक मास को G से लिखा गया है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, या एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसको। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहो, कैसे डिफाइन करोगे? इट इज डिफाइंड एज 1/12 या 1/12 ऑफ मास ऑफ अ सिंगल C12 एटम्स। ये कार्बन का एटम है। कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसका मास होता है 12, है ना? जैसे ये कार्बन का एटम है, इसका टोटल मास 12 है, तो इसका 1/12 कर दो, 12वां हिस्सा कर दोगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? एटॉमिक मास यूनिट, है ना? एक एटम का मास कितना होता है? एक 1 AMU का मास कितना होता है? 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, या फिर किलोग्राम में लिखना चाहो तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1.66 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम।
अच्छा, एक वर्ड और आता है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास का क्या फंडा है भाई? एवरेज एटॉमिक मास कभी भी निकालना हो A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 बाय में 100। अगर फ्रैक्शन में दे रखे हैं A1 F1 प्लस A2 F2 प्लस A3 F3, उसको 100 से डिवाइड नहीं करना है। डोंट वरी, इजीली समझाऊंगा। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ कि जब हमें अर्थ में बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं ना, जैसे क्लोरीन मिला, क्लोरीन का एक मास नहीं होता, क्लोरीन के बहुत सारे मास होंगे, ठीक है? फिर उसकी एवरेज निकालते हैं हम लोग। हम ये देखते हैं कि कितना परसेंट मुझे ये मास वाला मिल रहा है ना? कितना मुझे दूसरे मास वाला मिल रहा है, फिर उनको एवरेज निकाल लेते हैं उसकी, ठीक है? यहाँ पर A1 A2 A3 का मतलब क्या है? जितना एटॉमिक मास दे रखा है। X1 X2 का मतलब क्या है? परसेंटेज। F1 F2 का मतलब क्या है? फ्रैक्शन। सर कुछ भी समझ में नहीं आया क्या कर रहे थे? इजी वर्ड में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपको कोई बोले क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, है ना? इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है आपने। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाएगा? अभी लिखा था ना A1 X1 प्लस A2 X2 बाय में, क्योंकि परसेंटेज दे रखी है 100। A1 एटॉमिक मास, फर्स्ट एटॉमिक मास कितना है? 35 इंटू में क्या आ जाएगा? परसेंटेज प्लस 75 इंटू में 75 प्लस सेकंड एटॉमिक मास कितना दे रखा है आपको? दिखाई दे रहा होगा 37 इंटू में 25 और बाय में कितना आ जाएगा? 100। और यहाँ से जब आप इसको सिंपल आउट करोगे तो यहाँ से एवरेज एटॉमिक मास कितना आ जाएगा इसका? 35.5 आ जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक छोटा टॉपिक और आता है परसेंटेज कंपोजिशन, कि कोई भी एक मॉलिक्यूल दे रखा है, आपको उसमें हर एक एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी होती है। तो कैसे निकालते हैं? मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनटू में 100। जैसे कि हमारे पास वाटर है, आपको मास परसेंटेज निकालनी है हाइड्रोजन की, तो आप देखोगे कि H2 में हाइड्रोजन का मास कितना होता है? हाइड्रोजन का मास होता है 2, और इसका मोलर मास कितना है इस कंपाउंड का? इसका रहेगा 18, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनटू में 100 तो ये हो जाएगा 11.18%। सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? खांसी ना बिल्कुल गले पे ऐसे अटकी रहती है, बोलते बोलते ना सांस एकदम स्लो हो जाती है। जैसे कि मास परसेंटेज निकालनी है ऑफ ऑक्सीजन, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड, ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड 18, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनटू में 100 तो ये क्या हो जाएगा? 88.79%। जैसे कि है एक क्वेश्चन और था यार, जैसे कि मैं आपको बोलूं कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन H2SO4, तो कैसे निकाल लोगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन? तो आप देखोगे कि ऑक्सीजन का मास कितना है H2SO4 में? ऑक्सीजन का मास कितना होता है भैया? 64 बाय में कितना आएगा? 98। परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो में क्या आता है? 100। अब इसका आंसर क्या आएगा ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्टोइकियोमेट्री। ये भी बढ़िया टॉपिक रहता है यार, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टोइकियोमेट्री का सिंपल सा मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। एक रिएक्शन है, एलिमेंट्स को मेजर करना है। दूसरे वर्ड्स में क्या बोलेंगे? द कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, है ना? आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे रखे होंगे अलग अलग, उसमें कैलकुलेशन करनी है, मेजरमेंट करनी है ना? ऑन द बेसिस ऑफ मोल्स वॉल्यूम मास इज नोन एज स्टोइकियोमेट्री। बहुत इजी होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। जैसे मैं इस पूरी रिएक्शन में मास के बेसिस पे मेजरमेंट करना चाहता हूं, तो मुझे बताओ CH4 का मास रिएक्शन के अंदर कितना दे रहा है? दे रखा है, मुझे जो दिखाई दे रहा है वो है 16 ग्राम। ऑक्सीजन का मास होता है 16, दो ऑक्सीजन का हो जाएगा 32, और ये 2 टाइम्स है तो ये हो जाएगा 64 ग्राम। CO2 का मास कितना है यहाँ पे? 44 ग्राम। एंड वाटर का मास कितना है? वाटर का होता है 18, और 2 टाइम्स का हो जाएगा 36 ग्राम। तो मास के बेसिस पे मेजरमेंट होगी। अगर आपसे कोई पूछे कि 16 ग्राम मीथेन से कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? 44 ग्राम। और ऑक्सीजन कितना चाहिए? 64 ग्राम। वाटर कितना बनेगा? 36 ग्राम। अगर आपको कोई बोल दे कि यार मीथेन ना 160 ग्राम कर दिया, तो बताओ वाटर कितना बनेगा? भैया अगर इसको 10 टाइम्स कर दिया तो ये भी 10 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 360 ग्राम हो जाएगा, है? अगर इसको मान लो इसको 5 टाइम्स कर रहे हो और आपसे पूछा जाए CO2 पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब इसको जितना भी चेंज करोगे इनको, तो उन पे भी उतने टाइम्स ही चेंज होने लगेगा। जैसे और बताता हूँ, मोल्स में आ जाओ। अच्छा, जो कोफिशिएंट होता है वो ही मोल्स होते हैं। तो इसके कितने मोल्स हैं? इसका है 1 मोल। ऑक्सीजन के कितने मोल हैं यहाँ पे? 2 मोल्स। जो आगे लगा होता है ना कोफिशिएंट, इसका होता है 1 मोल। इसका कितना है? 2 मोल।
1 मोल ऑफ मीथेन से कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बन रहे हैं भैया? 1 मोल। वाटर के कितने मोल बन रहे हैं भैया? 2 मोल्स, है ना? 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बन रहे हैं? 1 मोल। वाटर के कितने बन रहे हैं? 2 मोल्स। ऑक्सीजन के 2 मोल कितने मीथेन के साथ रिएक्ट करते हैं? 1 मोल के साथ। अगर ऑक्सीजन के मान के चलो 20 मोल हो जाए तो उस टाइम मीथेन के कितने मोल होंगे? 10 मोल। ये होता है स्टोइकियोमेट्री कि सबको बैलेंस करके चलना है और हर टर्म्स में बैलेंस करके चलोगे आप लोग। जैसे वॉल्यूम्स में आ जाओ, मान लो ये सारे गैसेस हैं, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर, पता है ना? 1 मोल इज 22.4 लीटर होते हैं इन टर्म्स ऑफ गैसेस। ये कितना होएगा? 44.8 लीटर। ये कितना होएगा? 22.4 लीटर। ये कितना होएगा? अगर वाटर भी गैसेस फॉर्म में है, 2 मोल है, तो ये हो जाएगा 44.8 लीटर। पता है ना भाई, 1 मोल गैसेस की टर्म्स में 22.4 लीटर होता है। तो ये है भाई, अब किसी से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन कराता हूँ, थोड़ी वाइब आएगी तुम्हें। क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। अब ये आपको रिएक्शन दे रखी है, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। आपको ये बताना है कि वाटर कितना बनेगा। वाटर कितना बनेगा ये बताना है आप लोगों ने। और मीथेन कितना दे रखा है? 16 ग्राम दे रखा है। पहली बात तो तुम ये देखो कि इस रिएक्शन में मीथेन कितना है। मीथेन में कितना है? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 14, यानी कि 16 ग्राम है। और ये कितना है यहाँ पे? ये है 18 ग्राम। तो दिखाई दे रहा है यार, 16 ग्राम ऑफ मीथेन गिव्स कितना? 18 ग्राम वाटर। चलो अगला क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस्ड व्हेन 2 मोल्स ऑफ मीथेन आर बर्न्ड कंप्लीटली। आपसे पूछा गया है क्या? CO2 एंड मीथेन। अब आप ये देखो, CO2 कहां पे है? ये रहा। और मीथेन कहां पे है? ये रहा। मोल्स में बात की गई है ना? हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2। अब आप ये देखो, अगर मीथेन के यहाँ पे कितने मोल है? 1 मोल। बेटा आप ये देखना, क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है और उसका रिलेशन किसके साथ है? CO2 और मीथेन का रिलेशन है। मोल्स की टर्म्स में इसका 1 मोल है और इसका भी 1 मोल है ना? 1 मोल ऑफ मीथेन गिव्स, अगर मीथेन का 1 मोल है तो CO2 के कितने मोल्स बन रहे हैं भाई? 1 मोल ऑफ CO2। अगर इसके 2 मोल्स हो जाएं, यही तो पूछा है ना, 2 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ मीथेन गिव्स, बताइए तो ये कितना हो जाएगा? 2 मोल्स ऑफ मीथेन जो है हमारे पास, 2 मोल्स ऑफ मीथेन कितना देगा? 2 मोल्स ऑफ CO2। एम ही डरते रहते हो। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न्ड इन एयर। कार्बन को हवा में बर्न कर दिया, तो आपसे पूछा गया कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, है ना? अगर मोल्स में बात करें तो ये 1 मोल से 1 मोल बनता है। और अगर मास में बात करें तो ये कितना बनता है? 1 मोल में कितना मास होता है यहाँ पे? 44 ग्राम। तो आपको पता है 1 मोल ऑफ कार्बन गिव्स 44 ग्राम CO2। हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH3 आर फॉर्म्ड फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूँ, ये है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। स्टोइकियोमेट्री में आपको करना क्या होता है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में बात करते हैं, है ना? आपसे पूछा गया हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH3, NH3 के कितने मोल्स बनेंगे जब 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन होंगे। इस रिएक्शन में नाइट्रोजन के कितने मोल हैं? 1 मोल। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन का 1 मोल है तो अमोनिया के कितने मोल्स हैं? गिव्स 2 मोल्स ऑफ 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, है ना? अमोनिया के कितने मोल्स बने? 2 मोल्स। और अगर नाइट्रोजन के 2 मोल होते, 2 मोल्स ऑफ N2 गिव्स, भैया 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल्स अमोनिया के बन रहे हैं, तो 2 मोल से कितने बनेंगे? 2 मोल से कितने बन जाएंगे यहाँ पे? 4 मोल्स ऑफ अमोनिया। इजी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि केमिकल्स जब भी कंबाइंड करते हैं ना तो कुछ लॉज फॉलो करते हैं, कैसे वो आपस में कंबाइंड करते हैं, कैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, ये हम लोग बात करने वाले हैं। और सारे के सारे लॉज बहुत पुराने हैं, तो ऑब्वियसली इनकी कुछ लिमिटेशंस भी है, इनमें कुछ कमियां भी आ चुकी हैं समय के साथ। तो सबसे पहले लॉ पे चलते हैं भाई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? लेवोइजर ने दिया था। क्या बोला? कंजर्वेशन वर्ड आप लोगों ने सुना, कंजर्व मतलब होता है फिक्स रहना, है ना? जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इन्होंने भी यही बोला, बट इन्होंने मैटर की फॉर्म में बोला, इन्होंने मास की फॉर्म में बोला। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना?
कि मैटर को आप कभी भी क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। वो फिर सिर्फ़ एक फ़ॉर्म से दूसरी फ़ॉर्म में जाती है। या फिर दूसरे वर्ड्स में आप लोग क्या कह सकते हो, जितना मास होता है रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज़ इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास रिमेन्स कंज़र्व्ड। जैसे कि CaCO3 है, आप इसको गर्म करते हो तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा CaO एंड CO2 के अंदर। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का मास है 100 ग्राम, कैल्शियम ऑक्साइड का मास है 56 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड का मास है 44 ग्राम। तो जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का है। बट क्या ये लॉ आज भी एप्लीकेबल है? तो इसका आंसर है नहीं। जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्शन में देखा गया कि मान के चलो रिएक्टेंट जो है अगर वो 100 ग्राम है तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा चांस है कि वो 90 ग्राम होगा। तो बाकी जो 10 ग्राम बच गया वो हमारे पास क्या है? एनर्जी। एनर्जी हमारे पास 10 ग्राम है। तो इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं बोल सकते, ज़्यादा सही रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी बोला जाएगा। है ना? कि मास और एनर्जी कंजर्व रहेगी। अगला है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। इन्होंने क्या बोला? डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर इसको बोल सकते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब जिससे कोई सब्सटेंस मिलके बना है। अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइंड इन फिक्स रेशियो बाय मास इंडिपेंडेंट ऑफ देयर सोर्सेज। कि अगर मेरे पास कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड है, कोई भी, तो उसका जो रेशियो बाय मास है वो हमेशा फिक्स रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्सेज। सोर्स वाला कोई पंगा नहीं है। जैसे कि आपने प्योर पानी ले लिया, चाहे आप वो रेन वाटर है, चाहे वो सी वाटर है, रिवर वाटर है, आरओ का है, ट्यूबवेल का है, इंडिया का है, पाकिस्तान का है, पाकिस्तान वाले को चलो रहने दो, चाइना का है, जापान का है, कहीं का भी अगर प्योर पानी है तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? हमेशा H2O। H2O है तो किससे मिलकर बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। ऐसा नहीं कि चाइना की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, वो कार्बन ऑक्सीजन से पानी बना देंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही होगा। और उनका कंबाइन होने का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? यहाँ पर हाइड्रोजन का मास है 2, ऑक्सीजन का मास है 16, तो ये रेशियो रहेगा 1:8 इन एवरी केस। आगे मूव करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो हमने दो लॉ किए, पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना प्रोडक्ट का मास होगा, ये बोला था लेवोइजर ने। प्राउस्ट ने क्या बोला? कांस्टेंट कंपोजिशन, कि अगर कोई प्योर केमिकल कंपाउंड है वो हमेशा सेम एलिमेंट से बनेगा और उनका रेशियो बाय मास भी सेम रहेगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था डाल्टन ने। डाल्टन भैया बहुत बढ़िया थे। इन्होंने क्या बोला? व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू गिव टू और मोर कंपाउंड, मास ऑफ द एलिमेंट व्हिच कंबाइंड विद फिक्स मास ऑफ अदर इन अ सिंपल रेशियो बाय मास। इन्होंने कहा कि दो एलिमेंट है, उन्होंने सोचा कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, इन्होंने बहुत सारे बेबी लॉन्च करे, उन बेबी में से एक का मास फिक्स रखो, एक टाइप का मास फिक्स रखो और दूसरे वाले का जब मास निकाल लोगे तो उसका रेशियो हमेशा सिंपल होल नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहे हैं, इन्होंने दो प्रोडक्ट बनाए, H2O एंड H2O2। यहाँ पर हाइड्रोजन का मास कितना है? 2, इधर भी कितना है? 2। ऑक्सीजन का मास पहले केस में कितना है? 16, नेक्स्ट में 32। एक का मास फिक्स रखना है, इसका फिक्स है, जिसका मास चेंज हो रहा है ना उसका रेशियो अगर आप निकाल लोगे वो सिंपल होल नंबर आएगा। समझ में नहीं आया सर? जैसे CO2, CO एंड CO2, कार्बन एंड ऑक्सीजन ने सोचा चलो यार कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, है ना? तो भैया इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च करे, है ना? तो इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च करे, कौन-कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करा है? CO एंड CO2। कार्बन का मास कितना है? 12, ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। CO2 में कार्बन का मास कितना है? 12, ऑक्सीजन का मास कितना है? 32। एक का मास फिक्स रखना है, दूसरे का चेंज होगा, जिसका चेंज हो रहा है उसका रेशियो अगर आप निकाल लोगे तो वो कितना आएगा? सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे सल्फर ऑक्सीजन ने सोचा कि चलो कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, लेट्स हैव सम फन, कुछ प्रोडक्ट बनाए जाए। तो सल्फर एंड ऑक्सीजन ने दो प्रोडक्ट बनाए, पहला SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर का मास कितना है? 32, अगले केस में भी 32 है। ऑक्सीजन का मास पहले केस में कितना है? 32, अगले केस में कितना है? 48। तो एक का मास फिक्स रखना है, जब दूसरे का रेशियो आप निकाल लोगे तो वो क्या आएगा? 32 रेशियो 48, तो ये रेशियो कितना आ गया? 2:3, सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास Gay-Lussac लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम फॉर गैसेस। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर गैसेस कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम। एक रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन होनी चाहिए, उनको सेम टेम्परेचर अगर प्रेशर पे रखोगे तो कंबाइन होने का जब आप रेशियो देखोगे तो हमेशा सिंपल होल नंबर आएगा। अच्छा याद रखिए, गैसेस के केस में, गैसेस के केस में जो मोल्स होते हैं ना वही वॉल्यूम होता है, जो मोल्स होते हैं वही वॉल्यूम होता है। जैसे यहाँ पे हमने वाटर बनाया, कैसे बनेगा? 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, है ना? तो जो मोल्स होते हैं वही वॉल्यूम, तो इसका ये 2,
इसका ये मोल है 1, इसका है ये 2, तो किस में कंबाइन हुआ 2:1:2, है ना? तो सिंपल होल नंबर रेशियो है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक बहुत फेमस प्रोसेस है, इसको हैबर प्रोसेस कहा जाता है। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ये भी गैसेस फॉर्म में है, ये भी गैसेस फॉर्म में है, ये भी गैसेस फॉर्म में है। गेलुजैक ने क्या बोला, जब भी गैसेस कंबाइन होंगी या प्रोड्यूस होंगी तो हमेशा सिंपल होल नंबर में होंगी, टेम्परेचर प्रेशर सेम रखना। तो इसके कितने मोल्स हैं यहाँ पे 1, दूसरी वाली कितने हैं 3, दूसरी वाली कितने हैं 2, सिंपल होल नंबर है। आगे आ जाओ, एवोगाड्रो लो। एवोगाड्रो बहुत इंपॉर्टेंट लो है भाई, है ना? मोल कंसेप्ट में एक नंबर एवोगाड्रो के नाम पे ही है। इन्होंने क्या बोला, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर कंडीशन सेम है तो हर एक गैस में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। अगर वॉल्यूम इक्वल है तो पार्टिकल्स इक्वल होंगे, या पार्टिकल्स इक्वल है तो वॉल्यूम भी इक्वल होगा। जैसे देखो, इनके लिए प्रेशर और टेम्परेचर, इन दोनों गैसेज के लिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन के लिए मैंने फिक्स कर दिया, सेम टेम्परेचर प्रेशर है ना? वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है ना, तो इनके पार्टिकल्स भी सेम होंगे। वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है, वॉल्यूम इक्वल है तो नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इक्वल होंगे। क्लियर? अगर मान के चलो एक गैस है एक्स, एक गैस है वाई, एक गैस है जेड, ये गैस है, इसके वॉल्यूम ए में 10 पार्टिकल है मान के चलो, तो इसके वॉल्यूम ए में कितने पार्टिकल होंगे 10 पार्टिकल। इसके वॉल्यूम ए में कितने पार्टिकल्स होंगे 10 पार्टिकल। आप समझ रहे हो मेरी बात, कि गैसेस के नेचर से फर्क नहीं पड़ता, अगर इक्वल वॉल्यूम है तो पार्टिकल्स भी इक्वल होंगे, या अगर इक्वल पार्टिकल है तो वॉल्यूम भी इक्वल होगा। मैं दूसरे वर्ड्स में समझाता हूं, जैसे कि 1 मोल ऑक्सीजन गैस है, 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब कितने ऑक्सीजन है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा 22.4 लीटर। जैसे मैंने ले लिया 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है, 1 मोल यानी कि कितने 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होंगे हाइड्रोजन के, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा 22.4 लीटर। मैंने बोल दिया 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, 1 मोल यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो कितने होंगे 22.4 लीटर होंगे। मतलब अगर इक्वल मॉलिक्यूल्स है तो वॉल्यूम इक्वल आएगा, या फिर इक्वल वॉल्यूम है तो पार्टिकल्स भी इक्वल होंगे। चलो एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। बताओ भाई, 3 मोल्स है, 3 मोल्स का वॉल्यूम कितना होगा 3 इंटू में 22.4, दैट इज 67.2 लीटर एट एसटीपी। अगला है हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 11.2 लीटर। भैया 22.4 में कितने होते हैं 1 मोल होता है, तो 11.2 में कितने हो जाएंगे 0.5 मोल ऑफ CO2। अ गैस ऑक्यूपाई 5 लीटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम इफ मोल्स बिकम डबल। वॉल्यूम बताना है, एक गैस है उसके मोल्स आपने डबल कर दिए, है ना? मोल्स पार्टिकल्स डबल कर दिए तो वॉल्यूम भी क्या होगा भैया, पार्टिकल्स इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, पार्टिकल डबल वॉल्यूम डबल, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ से 10 लीटर। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। बताओ भाई 1 मोल नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, तो 0.5 मोल्स का कितना हो जाएगा 11.2 लीटर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इफ वॉल्यूम बिकम्स 3 टाइम्स, वॉल्यूम 3 टाइम्स कर दिया, व्हाट हैपेंस टू नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम 3 टाइम्स हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स बिकम 3 टाइम्स, वो भी 3 टाइम्स हो जाएंगे। अगर 1 मोल था तो 3 मोल हो जाएंगे, 10 मोल थे तो 30 मोल्स हो जाएंगे। ये सिंपल सी बात है। आगे हमारे पास नेक्स्ट आती है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, है ना? एक सोची समझी सी बातें हैं, बहुत सिंपल सी बातें मैं बताता हूँ। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, कोल्ड एटम। कोई भी मैटर है, जैसे ये एक मैटर है, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। इन छोटे छोटे पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, एटम। अच्छा, एटम को ना तो क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय। अगेन मैं बोल रहा हूँ बेटा, ये सारे के सारे लॉज बहुत पुराने लॉज हैं, तो मैक्सिमम चीजें गलत ही है, बट क्योंकि सिलेबस में है दैट्स व्हाई हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना? ऐसे नहीं कि एटम को क्रिएट नहीं किया जा सकता, साइंटिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। आपने नाम सुना होगा यूरेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 92। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक, या फिर उनको बोला जाता है मैन मेड।
वो इंसानों ने थोड़ी न्यूक्लियर फ्यूजन करके बनाए हैं, है ना? न्यूक्लियस को जोड़ के, तोड़ के इस तरह से बनाए जा रहे हैं वो लोग, क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? अगला एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड मास। अगर एक एलिमेंट के एटम है, तो उनकी शेप, साइज एंड मास सेम रहेगा। मान लो सोडियम है, सोडियम को तोड़ा जाए, तो इसके जितने भी एटम्स होंगे, छोटे-छोटे सोडियम होंगे, उन सबका शेप, साइज एंड मास सेम रहेगा। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन मास, शेप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर डिफरेंट है, मान लो एक सोडियम का एटम है, एक आयरन का एटम है, क्लोरीन का एटम है, ऑब्वियसली तो इनका मास अलग होगा, शेप अलग होगी, ये बातें हैं। बट अगेन मैंने बोला ना, मैक्सिमम चीजें गलत है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को सिंपल याद रखना, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है, उन छोटे छोटे पार्टिकल को एटम बोलते हैं। एटम को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम पार्टिसिपेट करते हैं। अगर एक एलिमेंट के एटम है, तो उनकी सारी प्रॉपर्टी सेम होगी। अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम है, तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने वाली हैं। ये हमारे पास डाल्टन्स एटॉमिक। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट। ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, और बढ़िया से फिजिक्स में भी पढ़ लेना, क्योंकि फिजिक्स में ज्यादा बढ़िया तरीके से है। अब चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है? अ स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, मापने के लिए, आप जिस रेफरेंस को चूज करते हो कि हाँ यार इसको ऐसे मापेंगे, उसी को बोलते हैं यूनिट। जैसे मास किलोग्राम में मापा जाता है, हाइट इंचेस में, फीट में, मीटर में, सेंटीमीटर में, इस तरह से मापी जाती है, तो वो होता है यूनिट, है ना? कुछ बेसिक यूनिट होती हैं और कुछ हमारे पास डिराइव्ड यूनिट होती हैं। बेसिक यूनिट क्या होती हैं? दीज आर इंडिपेंडेंट यूनिट्स एंड कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर यूनिट। मतलब ये किसी और पे डिपेंड नहीं करती, इनको डिराइव करने के लिए किसी और यूनिट की हेल्प नहीं ली जाती है। और डिराइव यूनिट क्या होती है? द यूनिट दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट या फिर बेसिक यूनिट। फॉर एग्जांपल यूनिट ऑफ मास ग्राम किलोग्राम होती है, लेंथ की सेंटीमीटर मीटर होती है, टाइम की सेकंड या फिर मिनट होती है। ये बेसिक यूनिट है। और अगर डिराइव्ड यूनिट की बात करें, जैसे डेंसिटी की यूनिट निकालनी है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो यूनिट क्या बनेगी? किलोग्राम बाय में मीटर क्यूब, दैट इज क्या हो जाएगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना? वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ का क्यूब, यानी कि मीटर की पावर 3 हो जाएगी। आगे है डिफरेंट सिस्टम आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट। देखो यार, हर देश में ना अलग अलग तरीका होता है किसी भी चीज को मापने का या तोलने का। देश में नहीं बोल, वैसे देशों में भी अलग अलग होता है, बट यस इंटरनेशनल लेवल पे दो तीन बड़े फेमस सिस्टम होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। किलो होता है, ग्राम होता है, किलोग्राम होता है, ग्राम होता है। इंडिया में तो मन भी होता है, दड़ी भी होता है ना? क्विंटल तो चलो सुना ही होगा आप लोगों ने, मण, दड़ी, ऐसे ऐसे वर्ड्स भी होते हैं। तो पहिया, अधपा, ये है हरियाणवी में होते हैं, आप लोगों को पता नहीं, मुझे है कि नहीं। जैसे सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एफपीएस सिस्टम है, फुट, पाउंड, सेकंड। एमकेएस सिस्टम है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। अच्छा, इसमें पहले क्या है? ये पहले लेंथ है, फिर ये मास को मेजर करना है, और फिर ये टाइम को मेजर करना है। अलग अलग सिस्टम होते हैं। सीजीएस सिस्टम का मतलब क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में करोगे। केमिस्ट्री में ज्यादातर ये चलता है। एफपीएस सिस्टम क्या होता है? फुट, पाउंड एंड सेकंड। एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकंड। फिजिक्स में आई थिंक ये चलता है बहुत ज़्यादा। चलो, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी और उनकी एसआई यूनिट कर लेते हैं। एसआई का मतलब समझते हो ना? सिस्टम इंटरनेशनल, जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे मानता है कि हाँ भाई ये यूनिट होगी। जैसे लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है भैया? केल्विन, के से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल होती है इसकी यूनिट, एमएल से रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस, है ना? इसकी यूनिट होती है कैंडेला, या फिर इसको सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखो ये क्या है? जस्ट अ मिनट। हाँ जी, दिख रहा है? कुछ फर्क पड़ रहा है? ये क्या है? ये ल्यूमिनेस इंटेंसिटी ही है। ये इसकी ल्यूमिनेस इंटेंसिटी बढ़ रही है, ये इसकी ल्यूमिनेस इंटेंसिटी घट रही है। तो इसकी यूनिट क्या होती है? कैंडेला होती है। आगे आ जाओ, कुछ फिजिकल क्वांटिटी और उनका मतलब बताता हूँ। जैसे मास का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है, अमाउंट ऑफ मैटर कितना है एक सब्सटेंस के अंदर। और जो मास होता है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसकी यूनिट होती है किलोग्राम। फिर होता है वेट, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, है ना? एक ऑब्जेक्ट पे
कितनी फोर्स लगा रही है? ड्यू टू ग्रेविटी। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आपने सुना भी होगा कि मास सेम रहता है और जो वेट है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि ये ग्रेविटी डिपेंडेंट होता है। इट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? हाउ हॉट और कोल्ड अ सब्सटेंस इज। यूनिट इसकी सेल्सियस होती है। इंडिया में सेल्सियस बहुत चलती है ना। फ़ारेनहाइट होती है, केल्विन होती है। फ़ारेनहाइट कभी भी निकालना हो तो क्या करो? 32 प्लस 9/5 डिग्री सेल्सियस कर दो। 32 प्लस 9/5 डिग्री सेल्सियस जो भी है। केल्विन कभी भी निकालना हो तो डिग्री सेल्सियस में 273.15 जोड़ दो या 273 जोड़ दो। ठीक है। अगला वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर। मतलब एक मैटर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। जनरली यूज किया जाता है लिक्विड के लिए या फिर गैसेस के लिए। यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर क्यूब। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? अमाउंट और मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक गिवन वॉल्यूम में कितना मास है ना। यूनिट क्या होगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कुछ प्रीफिक्सेस होती हैं। जैसे कई बार बहुत बड़ी यूनिट आ जाती है, बहुत छोटी यूनिट आ जाती है ना, तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1, सेंटी का मतलब 10⁻², मिली 10⁻³ माइक्रो 10⁻6, नैनो 10⁻9, पिको 10⁻12, फेम्टो 10⁻15। ये होते हैं नेगेटिव प्रीफिक्सेस। कुछ पॉजिटिव प्रीफिक्सेस भी होते हैं, जैसे डेका मतलब 10, हेक्टो मतलब 10⁻², किलो 10⁻3, मेगा 10⁻6, गीगा 10⁻9, टेरा होता है ना, टेराबाइट गीगाबाइट तो ये होता है 10⁻12, और पेटा का मतलब होता है 10⁻15। जैसे मैंने कहीं पर बोल दिया 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में लिखना है तो कैसे लिखोगे? 5, और सेंटीमीटर को क्या लिखा जाता है? 10⁻², मीटर। क्लियर है? मैंने बोल दिया 5 किलोमीटर, इसको मीटर में लिखना है 5, और किलो का मतलब क्या होता है? किलो का मतलब होता है 10⁻3, तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे 10 की पावर। क्लियर है? जैसे मैंने बोल दिया 15 नैनोमीटर। नैनोमीटर, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, नैनोमीटर कभी आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। नेक्स्ट ये टॉपिक भी आप लोगों ने फिजिक्स में बहुत सुना होगा, बढ़िया सिंपल वे में करते हैं। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट का मतलब क्या है कि जब भी आप कुछ मेजर करोगे, कोई भी चीज मेजर करोगे, ऑल द मेजरमेंट हैव सम डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। उनमें कुछ अनसर्टेनिटी की डिग्री रहेगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा इधर उधर। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? किसी भी नंबर को n इंटू 10 की पावर n के फॉर्म में लिखना है। इस कैपिटल N का मतलब क्या होता है? अननोन जीरो नंबर टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल। और इस n का मतलब क्या होता है? एनी इंटीजर, प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकता है। मैं इसकी एक ट्रिक कराता हूं बच्चों को। लो प्यारे, लो प्यारे रोज नजारे, लो प्यारे रोज नज़ारे। क्या मतलब है? लो, लो मतलब अगर कभी भी लेफ्ट में चलते हो p उसकी पावर प्लस होती है। अगर कभी भी आप राइट में चलते हो तो उसकी पावर n नेगेटिव होती है, माइनस हो जाती है। ठीक है? इस n का मतलब क्या है? इस n का मतलब अननोन जीरो नंबर टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल। जैसे इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल के लेफ्ट में जीरो है, बट आपको नॉन जीरो नंबर चाहिए, यानी कि डेसिमल को आप यहाँ तक लेके आओगे। तो ये 1, 2, 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.23। और आप लोग राइट साइड में मूव किए हो, राइट साइड में मूव किया तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? -3। जैसे आपके पास आ गया 842, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल नहीं दे रखा, अपनी तरफ से डेसिमल लास्ट में लगता है, तो डेसिमल को सरकाना पड़ेगा। डेसिमल के लेफ्ट में सिर्फ एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, तो डेसिमल को मैं यहाँ तक लेके आऊँगा, तो ये 1, ये 2, ये क्या हो जाएगा? 8.42 इंटू में 10 की पावर क्या हो जाएगी भाई? क्योंकि आप लोग लेफ्ट में मूव कर रहे हो, लेफ्ट में पावर प्लस होती है, तो 10 की पावर हो जाएगी +2। ठीक है? ट्रिकी है ना? लो प्यारे रोज नजारे, लेफ्ट में पावर प्लस, राइट में माइनस। इधर आ जाओ। अब इस डेसिमल को लेके जाना है, 1, 2, 3, 4 डिजिट चलेंगे, है ना? तो डेसिमल को इधर तक लेके जाया जाएगा, तो हो जाएगा 8.4। 4 डिजिट चले हैं वो भी राइट साइड में, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? -4। राइट साइड में चले हैं तो 10 की पावर -4। ये आप लोगों ने खुद से करना है, इसमें 10 की पावर क्या होगी। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है? मीनिंगफुल डिजिट, और उसमें एक आधा अनसर्टेन डिजिट भी होगा। ऑल द मीनिंगफुल डिजिट विद वन अनसर्टेन डिजिट। देखो जैसे ये है 53.271, इसमें ये सर्टेन है और ये लास्ट वाला क्या है? डाउटफुल डिजिट है।
कुछ रूल्स होते हैं, जैसे ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे 942 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, कुछ सारे के सारे नॉन जीरो है। मिडल जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे 960042, यहाँ पर कितने हैं? तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। एक्सट्रीम लेफ्ट जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे 0096, तो लेफ्ट वाली जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती हैं, तो यहाँ पर कितनी है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। एक्सट्रीम राइट जीरो विद यूनिट एंड डेसिमल आर सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे मैंने लिख दिया 1.00, डेसिमल लग गया ना, तो राइट वाली जीरो काउंटेबल हो जाती हैं। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3। वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। भाई दिख तो रहा होगा ना, चलो मैंने देखा नहीं बोर्ड की साइड साइड, है ना। इधर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे मैंने लिख दिया 100 सेंटीमीटर, यूनिट लगा दी ना, तो ये कितना हो जाएगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 200, इधर कितने हैं? 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये सर कौन सा रूल है? ये देखो, एक्सट्रीम राइट जीरो विदाउट यूनिट एंड डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आपने यूनिट या डेसिमल नहीं लगाया तो राइट वाली जीरो काउंटेबल नहीं होती है। पावर ऑफ 10 इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे मैंने लिख दिया 6.23 इंटू 10 की पावर 23, तो 10 की पावर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती है। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। नेक्स्ट, फिक्स क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। फिक्स क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे मैंने बोल दिया 5 बनाना, ऑब्जेक्ट लिख दिया ना बाद में, तो इसमें क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे 45.67 है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है भैया? 4, कुछ नॉन जीरो है। लेफ्ट वाली जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होती, तो इधर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। नेक्स्ट 1005, मिडल जीरो जो होती है वो सिग्निफिकेंट होती है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। राइट वाली जीरो काउंटेबल है, अगर डेसिमल लगा हो तो ये हो जाएंगी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें आ जाओ, ये क्या हो जाएगा? 1500 है, बट डेसिमल नहीं लगा है और यूनिट भी नहीं लगी है, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ये लेफ्ट वाली जीरो काउंट नहीं होगी, राइट वाली जीरो काउंटेबल है अगर डेसिमल हो जाए तो यहाँ पर है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। राइट वाली जीरो काउंटेबल है अगर डेसिमल लग जाए तो यहाँ पर है 5 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे हो जाएंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ये डेसिमल के तो राइट में है सर, बट नॉन जीरो के तो लेफ्ट में है ना। वो वाली जीरो काउंटेबल होती है जो नॉन जीरो के भी राइट में हो और डेसिमल के भी राइट में हो, है ना, और डेसिमल लग जाए, तो ये वाली काउंट नहीं होंगी, ये काउंट होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ये तो 10 की पावर काउंट नहीं होती है, 1.050, तो यहाँ पे हो जाएंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? तो नेक्स्ट आता है भाई हमारे पास, नेक्स्ट आएगा हमारे पास बेटा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन सिग्निफिकेंट फिगर। कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना हो तो आपने देखना है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल। जैसे ये 5.461 और इसमें 2.12, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट, तो आप डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट रखोगे, डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट रखोगे। जैसे इसमें आ गया 7.581, ये आंसर नहीं है, आंसर क्या आएगा? 7.58। जैसे इधर आ जाओ 4.361, 2.22, नेक्स्ट 1.1, तो इनको सबको सम कर दोगे। तो जब आप इनको ऐड कर दोगे तो आप ये देखोगे डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर किसमें है? इसमें है। तो आपका फाइनल आंसर भी डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर में आएगा 7.7। क्लियर है? नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इन सिग्निफिकेंट फिगर। अगर कभी भी मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करनी हो तो क्या करना होगा? तो याद रखिए मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जिस नंबर में होगा ना, फाइनल आंसर उसमें आएगा। जैसे 3.16 को मल्टीप्लाई कर दो 4.123 के साथ, एंड नेक्स्ट 5.2104 के साथ, तो इनमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो आपका जो फाइनल आंसर रिपोर्ट करोगे आप, वो भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्या रूल है? डेसिमल के बाद जितने कम नंबर होंगे फाइनल आंसर डेसिमल के बाद उतने कम नंबर लेके आएगा। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का क्या रूल है कि जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा रहा है उनमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें होंगे वो फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक आता है प्रीसिशन एंड एक्यूरेसी। प्रीसिशन एंड एक्यूरेसी क्या मतलब होता है? एक्यूरेसी मीन्स हाउ क्लोज अ मेजर वैल्यू इज टू द ट्रू और एक्चुअल वैल्यू।
कि जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है उसके कितना पास है कोई भी नंबर। जैसे हमारी एक्चुअल वैल्यू है 50 ग्राम, है ना? और हमारे आंसर आए हैं 49.9 एंड 50.1, ये दोनों नंबर हमारी ट्रू वैल्यू के पास है, एक्चुअल वैल्यू के पास है, तो इसे बोलेंगे कि यहाँ पर एक्यूरेसी है। प्रिसिएशन मीन्स का मतलब क्या है? हाउ क्लोज रिपोर्टेड मेजरमेंट आर टू ईच अदर, कि जो दो नंबर हैं वो आपस में कितने आसपास हैं। जैसे 45.1, 45.2, 45.1, ये सारे नंबर एक दूसरे के पास-पास से हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे कि इधर प्रिसिशन है। बट इनके अंदर एक्यूरेसी नहीं है ना? एक्यूरेसी क्यों नहीं है सर? क्योंकि एक्यूरेट नंबर तो ये था ना, है ना? प्रिसिशन कोई नंबर आपस में कितना आसपास है, एक्यूरेसी कोई नंबर एक्चुअल रिजल्ट के कितना पास है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं उसकी एक्यूरेसी बोल देते हैं। अच्छा, एक छोटा-सा टॉपिक और आ जाता है यहाँ पे, आप लोगों ने सुना भी होगा, राउंड ऑफ करना, है ना? राउंड ऑफ करना या राउंड अप करना, पता होगा। मोर देन 5 अगर कहीं पर है, ऐड 1 प्रीसीडिंग डिजिट में एक ऐड कर देते हैं, है ना? मोर देन नहीं, लेस देन 5, लेस देन 5, तो क्या होगा? नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। अगर 5 आ जाए तो आपको देखना पड़ेगा, अगर सामने नंबर ओड है तो उसमें +1 करते हैं, और अगर इवन है तो उसमें कोई चेंज नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास आ गया 4.76, 4.72, 4.75, 4.45, यहाँ पर इन सब नंबर्स में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है भाई? इन सब में हमारे पास हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर, बट हमें आंसर, सॉरी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर बनाना है, तो 6 को उड़ाना पड़ेगा। मोर देन 5 है, अगले वाले में एक ऐड होगा 4.8, लेस देन 5 है, नो चेंज 4.7, 5 है बट इसके आगे वाला नंबर ओड है, 5 भी एक ओड नंबर है तो ओड की हेल्प करेगा, ये हो जाएगा 4.8, 4.45 है, 5 है, देखो 5 ग्रेटर देन 5 है, ऐड 1, लेस देन 5 है, नो चेंज, 5 है तो देखो ओड नंबर है तो ऐड 1, और अगर इवन नंबर है, जैसे कि इवन नंबर है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो ये क्या रहेगा हमारे पास 4.4। और यहाँ पे हमारा सारे का सारा चैप्टर विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। स्टिल कुछ भी डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर की या किस टॉपिक की आनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और इस वीडियो को फैला देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।